आ जाओ, नया वीक, नया जोश और आगे बढ़ते हैं हमारी चीज़ों के साथ। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर, इन सब के साथ आगे बढ़ते हैं और सामान्यतः इस हफ्ते में शायद ये चीज़ें मोटा मोटी पूरी हो भी जाएंगी। अब ये जो वीक चलेगा, इस वीक में मोटा मोटी वेक्टर तो है वो पूरा हो जाएगा। वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा एक दो दिन अगले वीक के भी ये ले सकता है। ठीक है, कर दें शुरू। आगे आप लोग आ जाओ, कर ले। बिल्कुल, चले कर दे शुरू। चलो आ जाओ, आइए। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर सवालों पे वापस आएंगे। दो सदिशों को कैसे गुणा करते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं, डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, है ना। दो सदिश कैसे गुणा होते हैं वो तो हम कर चुके हैं, डॉट गुणा और क्रॉस गुणा। थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं एक बार और वापस आ जाते हैं। तो अदिशों में दो सदिश, अगर दो सदिश है हमारे और उनकी हमें गुणा करनी है, दो सदिशों की गुणा करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल या गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और इसके बारे में हम जो वेक्टर वाली क्लास है उसमें भी बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणन। देखो, दो सदिशों का गुणन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और वैसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन और सदिश गुणन, अदिश एवं सदिश गुणन। यानी गुणा इस तरीके से की जाए कि सदिश हट जाए, अदिश आ जाए, तो इसको अदिश गुणन कहते हैं। गुणा इस तरीके से होगी कि सदिश हट जाएगा, गुणा इस प्रकार से होगी कि सदिश रह जाएगा या सदिश आ जाएगा। तो बस दो आइडिया पे ही गुणा की गई। आइडिया ये है कि भाई गुणा इस तरीके से की जाए, दो सदिश है, उनकी गुणा करने का तरीका ऐसा हो, इस तरीके से गुणा की जाए कि सदिश हट जाए, सदिश रह जाए। मतलब कुल मिला के गुणा का तरीका ये है कि हमें एक केस में एक गुणा इस तरीके से करनी है कि अदिश आ जाए, सदिश चला जाए, एक गुणा ऐसी हो जिसमें सदिश आ जाए, तो इसको अदिश गुणा कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका सदिश चले जाते हैं। देखो, गुणा होने वाले दोनों ही सदिश है, गुणा होने वाले दोनों ही सदिश है, लेकिन गुणा होने के बाद इन दोनों ही गुणा में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पे गुणा चली गई, सदिश गुणन, अदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है, गुणा डॉट गुणा करने के बाद में अदिश आता है, सदिश आता है। बस यही वाला आइडिया जो है ना, अब इस आइडिया को हम आगे ले जाते हैं। डॉट गुणा, दो सदिशों की तो गुणा कर ली, अब दो के बजाय अगर तीन सदिश होते तो क्या होता। अगर मान लो दो सदिश ना होकर तीन सदिश होते, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो फिर उनकी गुणा कैसे करते। तो उनकी गुणा के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन सदिश है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन सदिशों की गुणा करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स तीन लेंगे और तीन वेक्टर्स की गुणा करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी तीन वेक्टर होंगे, तीन सदिश होंगे हमारे पास, जैसे दो थे अभी, अब तीन लेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, नाम दे देते हैं। तो उन तीन वेक्टर्स को हम गुणा करेंगे। अब कितने प्रकार से गुणा हो सकते हैं, तो फिर से वही दो आइडिया, दो प्रकार से गुणा करेंगे। एक तो इस प्रकार से गुणा करेंगे कि आपका सदिश चला जाए, एक इस प्रकार से गुणा करेंगे कि आपका सदिश रह जाए। मतलब आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक बार अदिश मिले और एक बार सदिश मिले, इस तरीके की गुणा हम करने वाले हैं। तो एक गुणा तो ये होती है नंबर एक। इसमें क्या होगा, इसमें साफ दिख रहा है कि ये दो सदिश है, आप क्रॉस गुणा करोगे सदिश आएगा,
क्रॉस गुणा करने से सदिश आता है क्योंकि ये सदिश गुणन है, तो ये सदिश आएगा, ये सदिश आएगा, बाद में ये डॉट गुणा कर लेगा, तो डॉट गुणा करते सदिश खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के इस गुणा में क्या आएगा, आपको अदिश बाहर मिलेगा, इसमें आपको अदिश मिलेगा। अगर इसी गुणा को मैं चेंज करके यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है उसकी जगह अगर मैं क्रॉस कर दूं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक गुणा ये भी हो सकती है, मैं डॉट को क्रॉस कर दूं तो हाँ ये दो गुणा हो सकती है। अच्छा, किसी के दिमाग में और आ रहा हो कि भाई और भी तो हो सकती है, यहाँ क्रॉस लगा दे, यहाँ डॉट लगा दे, दोनों जगह डॉट लगा दे तो क्या हो। बिल्कुल, पहले उनको भी समझ लेते हैं कि दोनों जगह डॉट लगा दे तो क्या हो, या अंदर डॉट लगा दे बाहर क्रॉस लगा दे तो क्या हो। पॉसिबिलिटी नंबर 3 और 4 को भी कवर करते हैं। तीन और 4 सारी ले ली, यही हो सकता था। दोनों डॉट ले लो, दोनों डॉट ले लो, बाहर क्रॉस ले लो अंदर डॉट ले लो, या बाहर डॉट ले लो अंदर क्रॉस ले लो, या दोनों के दोनों क्रॉस ले लो। चारों पॉसिबिलिटी ले ली। इन चारों पॉसिबिलिटी में हम सिर्फ इन दो की ही बात करेंगे, बचे हुए दो की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ऊपर वाले को देखिए, 3 नंबर को बताइए, क्या 3 नंबर पॉसिबल है, क्या 3 नंबर पॉसिबल है, क्या ये संभव है, बताइए क्या ये संभव है, दिमाग लगाओ और बताओ क्या ये संभव है, ऊपर वाला संभव हो सकता है, क्या ये किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। अगर दोनों डॉट गुणा, दो डॉट गुणा नहीं की जा सकती, क्या पहले बी और सी की डॉट गुणा कर लें, फिर जो आए उसके साथ ए की डॉट गुणा कर लें, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है तो क्यों नहीं है। नंबर 3 क्यों नहीं पॉसिबल है, शाबाश। नंबर 3 पॉसिबल क्यों नहीं है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप अंदर वाली डॉट गुणा करोगे, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, आपका सदिश जा चुका होगा। ये वाली डॉट गुणा करने के बाद ये अदिश हो चुका होगा, मतलब सदिश हट चुका होगा। जब सदिश चला ही गया तो फिर बाहर वाले सदिश के साथ डॉट गुणा करेगा कौन, क्योंकि बाहर तो सदिश है, बाहर सदिश है, और इन दोनों की डॉट गुणा से अदिश आ चुका। एक सदिश और एक अदिश डॉट गुणा नहीं करते, डॉट गुणा के लिए दोनों सदिश होने चाहिए, डॉट गुणा के लिए आगे और पीछे दोनों सदिश होने चाहिए, तभी डॉट गुणा या क्रॉस गुणा होती है। डॉट गुणा हो चाहे क्रॉस गुणा हो, ये सदिशों के गुण है, यहां पर दोनों के दोनों ही आपके सदिश होने चाहिए। देखो, चाहे आपकी डॉट गुणा हो और चाहे आपकी क्रॉस गुणा हो, दोनों में ही आपको सदिश चाहिए, क्योंकि डॉट गुणा और क्रॉस गुणा सिर्फ सदिशों में होती है, सिर्फ सदिशों में। अगर आपके आगे और पीछे सदिश नहीं है तो उनकी डॉट गुणा या क्रॉस गुणा नहीं हो सकती। हाँ, एक नॉर्मल गुणा हो सकती है, 2 गुणा 3 वाली जो आप नॉर्मल करते हैं वो हो सकती है, लेकिन डॉट गुणा और क्रॉस गुणा करने के लिए बीच में आपके जो डॉट या क्रॉस लगा है इसके दोनों तरफ सदिश होनी चाहिए। लेफ्ट में भी वेक्टर होना चाहिए, राइट में भी वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर डॉट वेक्टर होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता है, लेकिन अगर दोनों साइड में से एक भी साइड में वेक्टर नहीं है तो फिर डॉट या क्रॉस नहीं हो सकता। तो यही चीज यहाँ पे हमारी फंस जाती है इस केस में। इस साइड में यहाँ दोनों वेक्टर थे, बिल्कुल कंफर्म थे, इसलिए डॉट गुणा होगी, ये डॉट गुणा तो होगी, ये डॉट गुणा तो होगी। इस डॉट गुणा में हम शिकायत नहीं कर रहे, हमारी शिकायत अगली डॉट गुणा से, अगली डॉट गुणा नहीं हो पाएगी। क्यों, अगली डॉट गुणा के एक तरफ तो सदिश होगा लेकिन एक तरफ सदिश जा चुका होगा, इसलिए डॉट गुणा नहीं हो सकती, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कट, यह संभव है। ऐसे ही अगर हम नीचे वाले में आए तो नीचे वाले में भी यही दिक्कत है, नीचे वाले में भी यही दिक्कत है। बी डॉट सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन होने के बाद क्या होगा, होने के बाद यह अदिश बनेगा, स्केलर बनेगा। तो जैसे ये स्केलर बनेगा, अब क्रॉस कैसे होगा, ए तो सदिश है तो ठीक है, आगे वाला तो ठीक है, लेकिन पीछे वाला सदिश रहा ही नहीं, पीछे वाला तो सदिश रहा ही नहीं, तो क्रॉस कैसे करोगे, क्योंकि पीछे वाला अदिश बन चुका है, पीछे वाला आपका अदिश बन चुका है। सदिश अदिश क्रॉस या डॉट नहीं करते, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे 4 पॉसिबिलिटी में से ये 2 पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता।
तो ये तो खत्म हो गए, ये हो नहीं सकते। अच्छा, इन पे बात कर लेते हैं, क्या ये हो सकते हैं? क्या ये हो सकते हैं? आ जाओ, इन पे भी बात करते हैं। जैसे इन पे भी चेक किया है, इन पे हो सकता है। इनमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बड़े ही आराम से होंगे, एकदम तैयारी के साथ, और कोई भी शिकायत यहां से आपको नहीं मिलेगी। क्यों? देखो, पहले आप ये करेंगे, ये करने के बाद क्या होगा, बी और सी की क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा से सदिश आएगा, सदिश आएगा, आएगा, ये सदिश होगा, आगे भी सदिश है, दो सदिशों के बीच में डॉट गुणा होती है, तो ये गुणा तो होगी, बिल्कुल पॉसिबल है। आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बी और सी दोनों वेक्टर, दोनों वेक्टर है तो क्रॉस गुणा से वेक्टर ही प्राप्त होगा। फिर ए के साथ क्रॉस गुणा किया, हो जाएगा, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। इसलिए अगर हम बनाएं तो चार प्रकार से, तीन वेक्टर की गुणा चार प्रकार से बनाई जा सकते हैं। दोनों डॉट कर दो, एक क्रॉस कर दो, अंदर डॉट कर दो, बाहर डॉट कर दो, अंदर क्रॉस कर दो, दोनों क्रॉस कर दो। लेकिन इन चार में से दो चीजें काम करती ही नहीं है, वो तो बेकार है, तो वो तो कट गई, बच गई दो, अब दो ही बची। अच्छा, अब इन दो में भी कुछ अंतर है, दो में भी कुछ खास बात है। अगर आप फर्स्ट वाले को देखो, पहले वाले को, तो पहले वाले में क्या होगा कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, आप जैसे ही डॉट गुणा करोगे ये हट जाएगा, ये स्केलर बन जाएगा, तो इससे जो आपको प्राप्त होगा वो स्केलर होगा, मतलब अदिश होगा। इस गुणा में आपको अदिश मिलेगा। लेकिन इस गुणा में अगर आप आए, इसमें वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर बनेगा, फिर दोबारा क्रॉस गुणा हुआ, फिर वेक्टर बनेगा, यानी कुल मिला के इस केस में आपको वेक्टर मिलेगा। तो ये दोनों ही आपके जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, इन ट्रिपल प्रोडक्ट में भी फिर से वही बात आ रही है, फिर से भी वही बात आ रही है, या तो अदिश आएगा या फिर सदिश आएगा। तो इस गुणा को हम कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि तीन सदिश है तो ट्रिपल बोलेंगे, स्केलर आ रहा है तो उसको स्केलर बोलेंगे, या फिर अदिश त्रिक गुणा, इसको बोलेंगे सदिश त्रिक गुणा, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम किस आधार पर रखा है, इनमें जो उत्तर बाहर आएगा उस आधार पर इसका नाम रखा गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि तीन सदिश है, तीन सदिश है तो ट्रिपल प्रोडक्ट बोलोगे, तो तीन सदिशों की वजह से ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। अब उत्तर क्या आ रहा है, बाहर आंसर क्या आ रहा है, अदिश आ रहा है, तो इसको स्केलर बोलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो आपका बन रहा है उसके आधार पे आप उसके आगे वाला नाम ऐड कर दीजिए, स्केलर या वेक्टर। तो या तो वो स्केलर दे रहा है या वेक्टर दे रहा है, स्केलर दे रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलिए, वेक्टर है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको एक एक करके एक एक चीज को हम समझते हैं कि इन्हें हल कैसे किया जाता है, मान कैसे निकाला जाएगा, मान कैसे निकाला जाएगा। पहले ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले अदिश त्रिक गुणन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अदिश त्रिक गुणन, अदिश त्रिक गुणन, अदिश त्रिक गुणन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें, पहले बी और सी को सॉल्व करना होगा, बी और जो सी है उनकी क्रॉस गुणा करनी होगी, नंबर एक। बी और सी वेक्टर को लो और उसकी क्रॉस गुणा करो, आपके जो भी बी और सी वेक्टर है उनको लो, उनकी क्रॉस गुणा करो, फिर इनसे जो भी वेक्टर आए, जो भी आपका आंसर आए उसको लेकर ए के साथ डॉट गुणा करो। ये दो हिस्सों में आपको करना होगा।
दोबारा बोल देता हूं, पहले आपके जो भी वेक्टर बी और सी है उनके क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा करने से जो प्राप्त हो फिर उसको ए के साथ डॉट गुणा करो। इस तरीके से आपका ये टोटल आंसर प्राप्त होगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर आपका बी है दो जे प्लस 3 के, एक वेक्टर आपका सी है अब अगर आपको ये चीज निकालनी है ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो आपके जो भी दो वेक्टर बी और सी है पहले उनकी क्रॉस गुणा करो, इनकी क्रॉस गुणा से जो आए फिर उसको ए के साथ डॉट गुणा करो, फिर ए के साथ डॉट गुणा करो। जैसे आ जाओ पहले क्रॉस गुणा करवाते हैं इसको। क्रॉस गुणा के लिए बी क्रॉस सी, क्रॉस गुणा हम सारणिक की सहायता से करते हैं, ये बनाई सारणिक और इस सारणिक में लिखा आई जे और के, आई जे के, आई जे के लिखा। पहला वेक्टर ले लो 1 2 3, जो बी वेक्टर है जिसकी क्रॉस गुणा करा रहे हो उसके गुणांक ले लो, एक कुछ नहीं है तो एक तो माना ही जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। फिर दूसरा वेक्टर लो सी वेक्टर, उसके गुणांक लो 2 1 2 2 1 2। इस तरीके से सारणिक में मान डाल लो, सारणिक के अंदर ये मान डाल दो, आई जे के लगाओ, बी वेक्टर लिखो सी वेक्टर लिखो और अब उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे सारणिक को हम सारणिक वाले तरीके से सॉल्व कर लो, प्लस माइनस प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणा होगी फिर ये गुणा होगी, तो ये गुणा हुई 4, ये गुणा हुई 3, 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया आई कैप। फिर माइनस जे इसे छोड़ दो, फिर इनकी क्रॉस गुणा होगी 2 माइनस 6, 2 में से 6 गया माइनस का 4 प्लस के, फिर इसे छोड़ दो, ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस का 3, ये हो गया आई प्लस 4 जे माइनस 3 के, आई प्लस 4 जे माइनस 3 के। अब ये जो आपका आंसर आया है, अब इसको आपको ए के साथ डॉट गुणा करना है, तो जो ए वेक्टर है उसको लो और इसको डॉट गुणा कर दो, यही था दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप यही था। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर इसे ले लो, इसे उठाओ और ये जो आंसर आया है इस आंसर के साथ इन दोनों की डॉट गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, डॉट गुणा में आई से आई गुणा होता है, जे से जे गुणा होता है, के से के गुणा होता है, तो आई से आई गुणा होता है तो 1 गुणा 1 1, आई से आई गुणा हो गया, फिर जे से जे गुणा होगा, जे के आगे 1 है यहाँ 4 है, 1 प्लस 4 4, फिर के से के गुणा होगा 1 इंटू -3 -3, 5 में से 3 गया 2, आंसर आ गया 2, तो ए डॉट बी क्रॉस सी कितना आ गया 2। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है ये बात। इस तरीके से आप नॉर्मली ऐसे किया जाता है, पहले बी क्रॉस सी करते हैं, फिर बी क्रॉस सी से जो आता है उसको फिर, क्योंकि दो चीजें है ना, एक तो क्रॉस है और एक डॉट है, तो पहले आपको क्रॉस करना होगा, ब्रैकेट वाला पहले, कोई ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व होता है, तो पहले क्रॉस करेंगे फिर क्रॉस करके जो आएगा उसको फिर डॉट करेंगे, बस इस तरीके से दो हिस्सों में सॉल्व होगा। हाँ, इसे एक आप डायरेक्ट सारणिक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सारणिक मेथड, आपको ये दोनों चीजें एक साथ एक ही बार में हो जाएगी सारणिक की सहायता से। अगर आप सारणिक की मदद लेते हैं, एक दूसरा तरीका है सारणिक की मदद, अगर आप सारणिक की मदद लेते हैं तो आपको दो बार नहीं करना पड़ेगा। दो बार नहीं करने का मतलब आपको यूं नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप जा रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं फिर आप डॉट कर रहे हैं, ये दो काम नहीं करने पड़ेंगे आपको, दोनों के दोनों काम एक ही बार में एक साथ हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक सारणिक बनाओ जिसमें पहले ए वेक्टर को लिखो, फिर बी वेक्टर को लिखो और फिर सी वेक्टर को लिखो, पहली पंक्ति में ए वेक्टर, दूसरी पंक्ति में बी वेक्टर, तीसरी पंक्ति में सी वेक्टर। इस तरीके से आप अपने वेक्टर्स को इस टेबल में सारणिक में डाल लो, सारणिक को सॉल्व कर लो, जो भी उत्तर आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अब आपको ये दो काम नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे दो कर रहे थे ना, पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप क्रॉस कर रहे थे, फिर जो आ रहा था उसको डॉट कर रहे थे, तो दो काम हो गए, क्रॉस करना फिर डॉट करना। अब ये दो काम नहीं करने पड़ेंगे, अगर आप इससे करते हैं तो एक ही बार में सारा काम आपका हो जाएगा, एक सिंगल अटेम्प्ट में
सारी चीजें हो जाएगी। देखो कैसे, ए के गुणांक लो, जो ए के गुणांक है वो लो, ए वेक्टर के गुणांक 1 1 1 1 1 1, फिर दूसरे वेक्टर के गुणांक लो 1 2 3 1 2 3 2 1 2, इस तरीके से आपने तीनों डाल दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों डाल दिए। तो प्लस माइनस प्लस, चार माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 6 1 1 माइनस 4। अब इन्हें सॉल्व करो, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 गया माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, ये देखो वही आंसर है, वही आंसर है। तो आप इस तरीके से जल्दी भी कर सकते हैं, दोनों तरीके जो भी आपको ठीक लगे आप इसके साथ जा सकते हैं। पहले क्रॉस करके फिर डॉट कर लीजिए, तो भी वही आना, तो वही है, गणित है, कोई अलग अलग तो आना ही नहीं है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उत्तर तो एक ही आएगा। पहले क्रॉस कर लो फिर डॉट कर लो, या फिर सारणिक की सहायता से एक ही बार में सारा निपटा दो, सारणिक की सहायता से एक ही बार में सारा निपटा दो। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये हमारे काम क्या आता है, पहले इसकी एक प्रॉपर्टी, एक मेन प्रॉपर्टी है वो पढ़ लो। एक मेन प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी जिसे चक्रीय गुण भी कहते हैं, चक्रीय गुण। चक्रीय परगुण, ये चक्रीय परगुण क्या है, ये बड़ा खास गुण है, इसके अंदर ये है ना, किसी परगुण का मतलब होता है उसकी विशेषता, जैसे किसी व्यक्ति में गुण होता है ना कि वो ईमानदार है या मेहनती है, तो हर किसी चीज के पास जो गणित के हमारे सूत्र होते हैं उन सूत्रों के पास भी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ खास बात होती है, तो उसको गुण कहते हैं, परगुण कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कुछ खास बात जो उसमें होती है या वो उसको मानता है या वो फॉलो कर रहा है। तो चक्रीय परगुण हमारा जो अदिश गुणन है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें चक्रीय गुण होता है। ये चक्रीय क्या है, जैसे चक्र होता है, आप ऐसे घुमा सकते हैं। अगर आपका अंदर बाहर ए है, डॉट बी क्रॉस सी है, कोई बात नहीं, आप इसको घुमा भी सकते हैं, अगर घुमाना चाहें, कोई जरूरी नहीं कि ए आगे ही रहेगा, आप चक्र की तरह जैसे सर्कल होता है उसकी तरह से घुमा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और आप क्या कर रहे हैं, आपका सवाल ऐसे है ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो आप इन तीनों को एक चक्कर में घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखो मैंने यहां पे घुमाया है, गौर करो, और उत्तर नहीं बदलेगा क्योंकि गुण है, इसका मतलब उत्तर तो वही रहेगा, आप सिर्फ घुमा सकते हैं, आपका आंसर नहीं बदलेगा। ये मैंने घुमाया और इसे यहां ले आया, सी यहां आ गया, बी यहां आ गया, ठीक है। चाहे तो यू घुमा लो चाहे उल्टा घुमा लो, है ना, घुमाने का मतलब आपकी मर्जी है। आप चाहे साइकिल घुमाते हो ना, पहिए को घुमाते हो तो बच्चे कई बार उल्टा घुमाते हैं, आप घुमा कैसे भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही घुमाना है या ऐसे घुमाना है, जैसे मन करे वैसे घुमाओ, जैसा मन करे वैसा घुमाओ। कोई कहे मैं साइकिल को ऐसे घुमाना चाहता हूँ, घुमा दो। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि साइकिल को इस दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉक घुमाना है, जैसा आपका मन करे, जिस दिशा में मन करे, उल्टा घुमाना चाहो उल्टा घुमा लो, सीधा घुमाना चाहो सीधा घुमा लो। यहाँ पे घुमाने का कोई रूल नहीं है, बस है कि घुमाना है, आपको रोटेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से घुमाया, ये यहाँ आ गया घूम के, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये देखो सी जो पीछे था वो घूम के ए की जगह आ गया, ए बी की जगह चला गया, बी सी की जगह चला गया, घूम गया सारा, तब भी इसका मान वही रहेगा, अभी भी इसका मान वही है। फिर दोबारा घुमा दो, बी को यहां ले आओ, सी यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा,
अभी भी बी यहां गया, सी यहां गया, ए वहां चला गया, तो बी डॉट सी क्रॉस ये हो गया। अच्छा, क्या अभी और घुमाया क्यों नहीं? और अब घुमाने का कोई मतलब नहीं, अगर अब मैं अब और दोबारा घुमाता तो वापस वो आ जाता। 3 ही बार घुमा सकते हैं आप, इससे ज्यादा घुमाओगे मतलब 4 बार घुमाए तो बिल्कुल घुमाओ, 4 बार घुमाते वापस वो आ जाएगा, 5 बार में ये आ जाएगा, 6 बार में ये, 7 बार में फिर वो, 8 बार में ये, 9 बार में ये, 10 बार में वापस वो। तो यही चीजें, 3 चीजें हैं, ये 3 ही चीजें बननी है, फिर आप चाहे उसको कितना भी घुमाते रहिए। ट्राई कर लो, एक बार फिर घुमा लो, ये लो, इसको यहाँ लाया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, गौर करो क्या बना, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये है किसी भी स्केलर प्रोडक्ट को इनको घुमाया जा सकता है, इससे इसका मान चेंज नहीं होता, इनसे इनका मान जो है वो नहीं बदलता, इनका मान बना रहता है। मतलब उत्तर 2 आ रहा था तो अभी भी 2 ही आता रहेगा, क्योंकि मगर मान बदल जाता तो काय की प्रॉपर्टी, मान बदल जाता तो काय की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होने का मतलब यही है कि भैया वो वैसे ही बना रहेगा जैसा वो था, ऐसा करने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसा करने के बाद कोई अंतर नहीं आता, इसे चक्रीय परगुण कहते हैं, ये अदिश त्रिगुणन के अंदर पाया जाता है। ये खास गुण है जिसमें आप वेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसकी मान, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो शुरुआत में थी। ठीक है, आप इसे घुमा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसके बारे में एक छोटा सा और करते हैं कि ये जो अदिश त्रिगुणन है इसको छोटे संकेत में कैसे लिखें, शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखें। ये शॉर्ट नोटेशन क्या है? किसी चीज को छोटा करके लिखना, शॉर्ट नोटेशन। शॉर्ट नोटेशन मतलब लघु रूप, लघु रूप। गणित में हमारी आदत होती है कि हम चीजों को छोटा सा छोटा करके लिखना चाहते हैं, हाँ, अर्थ नहीं बदलना चाहते, अर्थ वही रहे, अर्थ के साथ कोई समझौता नहीं है, अर्थ को चेंज नहीं करना चाहते, जो मीनिंग है, जो मतलब है वो वही रहना चाहिए, लेकिन लिखना आसान हो जाए, है ना। बार 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 हमारी आदत होती है गणित में, जब भी कोई चीज बड़ी होती है हम उसको कैसे ना कैसे करके और छोटा और छोटा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और उसको भी हमने क्या किया, एस बराबर पी आर टी बटा 100, एस बराबर पी आर टी बटा 100। तो ये हमारी एक आदत है और ये सही भी है, अच्छी आदत है भाई। अगर आपका टाइम बच रहा है, आपका समय बच रहा है, तो क्यों नहीं बचाओगे, आपका समय बच रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, आपको ही बोलने में समय लग रहा है, क्यों नहीं इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, क्यों नहीं इसको आसान कर दिया जाए। यहाँ ना तो मैं मूलधन को चेंज कर रहा हूँ, ना मैं दर को चेंज कर रहा हूँ, एस बराबर पी आर टी अपॉन 100, वो उसके मुकाबले 1/4 समय में ही पूरा हो गया, प्लस समय का समय बच गया, तो एस बराबर पी आर टी बटा 100, बस। तो ये लघु रूप, शॉर्ट नोटेशन। तो ऐसे ही अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा बड़ा है, देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, इतने ब्रैकेट, इतने, और तो क्या इसको छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको छोटा लिखा जा सकता है। इसके लिए हम एक नए संकेत, एक छोटे संकेत यूज करेंगे जिसको बॉक्स बोलेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे, मतलब यही रहेगा, लिखने में आसान हो बस इसलिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ लिखने में आसान हो इसलिए यूज कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट ब्रैकेट मत समझिएगा कि ये ब्रैकेट है या कुछ और है, ये इस चीज को लिखने का छोटा तरीका है कि भैया जब भी ये लिखा, जब भी 3 सदिश अंदर लिखे हुए हो और उनके बीच में देखो, वैसे 3 सदिश अगर आए हैं तो बीच में कुछ तो आता ना, डॉट आता, क्रॉस आता, ना डॉट आया ना क्रॉस आया, तो इसका मतलब ये कुछ और ही कहना चाहता है, ये कुछ और कहना चाहता है। तो बस यही समझिए कि कुछ और कह रहा है, और कुछ और क्या कह रहा है कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर है। तो इस तरीके से हम छोटा एक डब्बा लगाएंगे, इसको बॉक्स नोटेशन बोलेंगे, बॉक्स। बॉक्स एबीसी, आप इसे बोलेंगे बॉक्स एबीसी। तो इसका मतलब यही होगा कि मैं अगर बोल रहा हूं बॉक्स एबीसी, इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है। अब इसे देखो, चक्री गुण को लिखने में भी कितनी आसानी होती है, आ जाओ, ए बी सी, आप इन्हें रोटेट कर दो, सी ए बी, फिर रोटेट कर दो,
अब देखिए पिछली बार के मुकाबले ये चीज लिखने ज्यादा आसान है, जल्दी से लिखी भी जा रही है, टाइम सेव हो रहा है। तो ये गणित में हमारी प्रवृत्ति होती है चीजों को छोटा करके लिखना, मतलब नहीं बदलना। मतलब बदल देंगे तो फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब नहीं बदलना, मतलब को वही रखना है, अर्थ वही रखना है, बस नोटेशन को छोटा करना है, संकेतों को छोटा करना है, इसको बॉक्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आपका ए डॉट बी क्रॉस सी काम करता है। अब ये बात है कि बी, ये एक खास गुण हो गया जिसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इनके अंदर चक्रीय गुण होता है, अदिश त्रिगुणा के अंदर चक्रीय गुण होता है। ये चक्र में घूम सकते हैं, इनको आप चक्रों में घुमा सकते हैं। अब इसका एक उपयोग कि अदिश त्रिगुणा का हमारा उपयोग क्या है, क्योंकि सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने कोई चीज बनाई तो क्या काम आती है वो तो बताओ, है ना। आपने कोई चीज बनाई, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ नया खोजा, लेकिन पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या काम आएगा, एक उपयोग तो बताओ, एक उपयोग तो बताओ। अगर आप उपयोग नहीं बता रहे तो सवाल खड़े हो जाएंगे कि फिर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारा, बिना मतलब में कुछ भी लेके आ रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ना। उपयोगिता, हर चीज जो है ना लास्ट में इसी बात पे जाके खत्म होती है कि उपयोगिता क्या थी, है ना, उपयोग क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। हर कोई आपसे यही पूछेगा, भैया तुमने पढ़ाई की, 15 साल पढ़े, क्या फायदा हुआ, 18 साल पढ़े, क्या फायदा हुआ। तो ये लास्ट में अंत में जो है ना हर चीज का वैल्यूएशन होता है, हर चीज को ये पूछा जाता है कि भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी है, जिससे ये पता चलता है कि वो चीज सार्थक है या नहीं है। अगर उसका उपयोग अच्छा है तो उसका मतलब वो सार्थक है, उपयोग अच्छा नहीं है तो फिर कोई सार्थकता नहीं है, फिर तो सिर्फ समय की बर्बादी हुई। तो सेम वही बात इसके साथ है कि अगर आप अदिश त्रिगुणा करते हैं, अभी हमने 3 सदिशों की अदिश त्रिगुणा की और उससे हमारा उत्तर 2 आया, ये 2 क्या था, क्या था 2, कौन सी चीज थी 2। तो आ जाओ, अब इसे देखिए, इसे कहते हैं समांतर षटफलक, समांतर षटफलक। पैरेललोपाइड, समांतर षटफलक। समांतर षटफलक, ठीक है। अब समांतर षटफलक जो है वो क्या होता है, आपने घन घनाभ को देखा होगा। अगर घनाभ का एग्जांपल ले लीजिए, घनाभ को अगर आप लेते हैं और घनाभ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर घनाभ का कोई कोण, घनाभ का कोण अगर हम चेंज कर दें, उसे टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दें या पीछे की तरफ झुका दें, तो ये जो आकृति बनती है इसको समांतर षटफलक कहते हैं। अब समांतर षटफलक का आयतन निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास घनाभ का है। अगर मैं पूछूं कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बताइए तो आप जल्दी से बता देंगे, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच, वी बराबर एल बी एच होता है। लेकिन ये घनाभ का होता है, ये घनाभ का होता है। घनाभ में अंदर आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई और आपकी ऊंचाई, तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये सिर्फ वैलिड रहता है एल बी एच। अगर ये कोण 90 ना होकर एक भी कोण, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों में से एक का भी कोण अगर 90 ना होता, 89 होता या 91 होता, तो फिर ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करता। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा जब आपका कोण पूरा 90 डिग्री ना हो, 90 से कम हो या 90 से ज्यादा हो, तो फिर क्या करेंगे, तो उसका आयतन कैसे निकलेगा, जिसको समांतर षटफलक कहते हैं, उसका आयतन कैसे निकलेगा। तो इनका आयतन निकालने के लिए हम सदिशों का इस्तेमाल करेंगे, सदिश हमारी मदद करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। मान लो आपके ये जो 3 भुजाएं हैं, ये ए सदिश है, दूसरी भुजा बी सदिश है, तीसरी भुजा सी सदिश है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। अगर आपके समांतर षटफलक की, षटफलक क्यों बोलते, 6 फलक होते हैं उसमें ना, तो अगर समांतर षटफलक आप लें और उसकी 3 भुजाएं, उसकी जो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलते हैं, उसको ए सदिश बोलें, चौड़ाई को बी सदिश बोलें, ऊंचाई को सी सदिश बोलें, तो इसका जो आयतन है वो आप ए डॉट बी क्रॉस सी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आयतन, आयतन ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपका आयतन, इससे आप निकाल लेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। इससे आपको समांतर षटफलक का आयतन मिल जाएगा। यानी जो अभी हमने एक सवाल किया था जिसका उत्तर 2 आया था, एक्चुअली में वो 2 क्या था,
ये जो किया था, अगर किसी समांतर षटफलक की 3 भुजाएं ये 3 सदिश है, तो उस षटफलक का आयतन कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमने जो 2 निकाला था वो 2 कोई बेकार नंबर नहीं है। 2 उस समांतर षटफलक जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर ये 3 है तो उसका आयतन 2 है। ये आयतन निकालने के काम आता है। तो किसी भी समांतर षटफलक का आयतन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी। बताओ ये किसके बराबर है? बताओ ये किसके बराबर है? ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा? बढ़िया। अभी बताई थी कि ये प्रॉपर्टी होती है, अभी बताई थी कि इसके पास साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी है तो आप इन्हें घुमा सकते हैं, इन्हें घुमा सकते हैं। तो सी डॉट, लेकिन घुमा ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि बदल सकते हैं, जगह नहीं बदल सकते, सिर्फ घुमा सकते हैं, है ना? सिर्फ आप इनको घुमा सकते हैं, बस जगह मत बदल देना। जगह बदलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ घुमाने का अधिकार है। हमारे पास सिर्फ घुमाने का अधिकार है, जगह बदलने का अधिकार नहीं है कि ऐसे मैं किसी भी ए और बी की जगह बदल दूं। जगह पूरा घुमा सकता हूं, पूरा रोटेट कर सकता हूं, ये पावर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बीच में गया और कोई दो को यूं उल्टा पलटी कर दी। ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं ऐसी। ऐसा कोई प्रगुण नहीं है जो ये कहता है कि जाओ बदल दो। नहीं, पूरा घुमाना पड़ेगा आपको, पूरा घुमाने की ताकत है, पूरा घुमा सकते हो, किसी दो को बदल नहीं सकते। ठीक है ना? तो इसलिए या तो ये जो चीज है ये सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर होगी या बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर होगी। तो ये आंसर होगा बी डॉट। सही है। अब यहां पे आप देखेंगे, देखो ये सी गलत क्यों हुआ? सी इसलिए गलत हुआ कि सी डॉट ए क्रॉस बी आना चाहिए था बी क्रॉस ए। इसने घुमा भी दिया और बदल भी दिया। तो मैंने कहा ना, बदलने का अधिकार नहीं है हमारे पास। हमारे पास बदलने का अधिकार नहीं है, हमारे पास घुमाने का अधिकार है। घुमाओगे तो बराबर रहेगा, लेकिन बदल नहीं सकते। तो यहां बदल रहा है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे भी देखो बदल रहा है, बदल नहीं सकते आप, घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, तीनों को चक्कर में घुमा सकते हो। ये ताकत तो है, बदलने की ताकत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो जगह बदल रहा है, यहाँ पे भी घुमा भी रहा है, जगह भी बदल रहा है। घुमाओ मान्य है, बदल नहीं सकते। यहाँ पे भी अगर आप देखो बी डॉट ए क्रॉस सी आया, सी क्रॉस ए आना चाहिए था, ए क्रॉस सी आया नहीं। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि कोई तो केवल जगह बदल रहा है, कोई घुमा रहा है, जगह बदल रहा है। तो जगह नहीं बदल सकते आप। कोई भी दो को टारगेट करके ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते तुम दो बदल जाओ, है पूरा घुमाना पड़ेगा, पूरे के पूरे को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात कि ये हमारे काम, एक और उपयोगिता है इनकी, एक और खास उपयोगिता है, कोप्लेनर मतलब समतलीय। तीन सदिश एक समतल पे है या नहीं है, ये पता करने के भी हमारे काम आते हैं। अगर हमें पता करना हो कि तीन सदिश हमें दिए गए हैं, क्या ये तीनों सदिश एक ही तल पर है, क्या ये समतलीय हैं? समतलीय, एक ही तल पर, एक ही बोर्ड पर हैं क्या? क्या वो एक ही बोर्ड पर हैं? क्या वो एक ही दीवार पर है? क्या वो एक ही फर्श पे हैं? मतलब एक तल के ऊपर, जैसे कागज, जैसे एक कागज के ऊपर, क्या हमारे सदिश एक तल पर हैं या नहीं है? मतलब एक समतल पर हैं या नहीं है। इसको कहते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनर।
मतलब समतलीय होने की कंडीशन। अब सोचिए अगर तीन सदिश समतलीय हुए, एक ही समतल पर हुए, तो उनसे समांतर षटफलक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये रहा एक सदिश ले लो, दूसरा ये ले लो, और तीसरा जो हवा में होता है वो अगर जमीन पे आ गया, समतल पे आ गया, तो समांतर षटफलक कैसे बनेगा? वो तो बन ही नहीं सकता। तीनों के तीनों अगर एक ही तल पे आ जाए, एक और दो तो पहले से ही तल पे थे, लंबाई और चौड़ाई तो पहले से ही तल पे थी, सिर्फ ऊंचाई तो ऊपर थी। अगर ऊंचाई भी उसी समतल पे आ जाए, तो तीनों सदिश अगर एक ही समतल पे आ जाए, तो षटफलक बनेगा ही नहीं, आयतन बनेगा ही नहीं। आयतन का मान कितना हो जाएगा? 0। तो बस यही हमारा लॉजिक है कि अगर तीन सदिशों की अदिश त्रिगुणा a डॉट बी क्रॉस सी 0 आती है, इसका मतलब वो एक समतल पर है। क्योंकि एक भी वेक्टर यहां, तो सोचो, कल्पना करके देखो कि तीनों सदिश, अगर आपके जो तीनों सदिश हैं, ये तीनों सदिश एक लाइन में आ जाए, एक समतल पे आ जाए, ये दो तो समतल पे ऑलरेडी थे, ए वेक्टर बी वेक्टर तो समतल पे था ही, सी वेक्टर आपका समतल पे था नहीं, और अगर ये भी भैया समतल पे आ जाए, तो फिर तो ये तो आयत बन जाएगा, यानी समतल बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके आ गए। तो आपका जो ऊंचाई है, भाई आयतन किससे बनता है? आयतन इन्हीं से तो बनता है, वरना तो क्षेत्रफल बनेगा। आयतन ऊंचाई से तो आयतन बनता है ना, ऊंचाई ही तो आयतन बनाती है, ऊंचाई नहीं होगी तो बात ही खत्म, कोई आयतन नहीं बनेगा। तो सीधा समतल बनेगा जिसका क्षेत्रफल तो हो सकता है, आयतन नहीं हो सकता। तो आयतन कितना हो जाएगा? 0। तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो गया। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आता है मतलब समतलीय, तो इसका एक फायदा और हो गया, अदिश त्रिगुणा हमारी मदद करती है ये चेक करने में कि तीन सदिश समतलीय हैं या नहीं है। एक उपयोगिता और हो गई। तो पहली बात, इनके पास चक्रीय गुण होता है ना। अब सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। इनके पास चक्रीय गुण होता है, बड़ी बात ये कि ये चक्र की तरह घूम सकते हैं। नंबर 2 बात, इनको सारणिक की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है, सारणिक की सहायता से, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी एक सारणिक की सहायता से सॉल्व होते हैं। तो जो सारणिक की खास बातें हैं वो इन पर काम करेगी। मतलब सारणिक जैसे सॉल्व होती है, जैसे जुड़ती घटती है, वो सारणिकों वाले गुण इनमें आ जाएंगे। तो इनमें सारणिकों वाले गुण है, क्योंकि सारणिक से सॉल्व होते हैं ना। याद करिए अभी ऊपर ऊपर कि आपको बताया कि अदिश त्रिगुणन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सारणिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब सारणिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब अदिश त्रिगुणन एक प्रकार की सारणिक है। अदिश त्रिगुणन एक प्रकार की सारणिक है। तो जो सारणिकों में जो खास बातें होती है वो सारी बातें अदिश त्रिगुणन में भी होगी। तो ये बात नोट करने वाली, ये अदिश त्रिगुणन सारणिकों के नियम की पालना करेगा। जो भी सारणिकों में नियम होते हैं, द लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों के नियम, अब क्वेश्चन ये है कि सारणिकों के क्या क्या नियम होते हैं। भाई सारणिकों के कई नियम होते हैं। आप 12th क्लास के टॉपिक पढ़ेंगे सारणिक, तो उसमें टॉपिक आएगा सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म पहला आएगा, सारणिकों का परिवर्त करने पर सारणिकों का मान नहीं बदलता। फिर दूसरा पर गुण आएगा कि दो पंक्तियां अगर 0 हो गई, दो पंक्तियां सेम हो गई तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। एक पंक्ति पूरी 0 होगी तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। सारणिक को आपस में जोड़ोगे घटाओगे तो सारणिक का मान, सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां आपस में जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता। तो वो जो सारणिक के गुणधर्म है, जो आप 12th क्लास में सारणिक डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, वो सारे गुण यहाँ पे भी काम करेंगे। वो सारे गुण जो वहां थे वो यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, आ जाओ अब इस पे ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल, अदिश त्रिगुणन के अवकलन के लिए सत्य थे। अवकलन तो किया ही नहीं यार। एक अवकलन और कर देते हैं इनका, फिर इसके बाद सवाल करते हैं। अवकलन, अदिश त्रिगुणन का अवकलन।
अदिश त्रिगुणन का अवकलन। डी वाई बाई डी टी, अगर आपके पास अदिश त्रिगुणन है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इनकी आपको अवकलन करना है, तो अवकलन के लिए तो ये एक प्रकार की गुणा है ना, अवकलन को तो गुणा जैसा लगेगा। तो ये तीन चीजें हैं, और तीन चीजें यार गुणा में, तीन चीजें हैं तीन गुणा में, और अवकलन कर रहे हैं। अवकलन जितनी चीजें गुणा में होती है, तो अवकलन एक बार में एक का अवकलन करता है, एक बार में एक का अवकलन करता है। पहले वो ए का करेगा, बी और सी को छोड़ देगा, फिर बी का करेगा, ए और सी को छोड़ देगा, फिर सी को करेगा, ए और बी को छोड़ देगा। तो इस तरीके से एक एक करके एक एक अवकलन करते जाओ। पहले ए का किया, बाकी किसी भी चीज को मत छेड़ना, बाकी सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा, गौर करना। सब उस पे जाएंगे, वो सदिश जहां है वहां जाएंगे और उसका अवकलन करके आ जाएंगे। प्लस ए का कर दिया, डन। अब बी पे चलो, ये लो, ये बी का कर दिया। गौर करो, हर किसी का एक बार में एक का अवकलन कर रहे हैं, और वहीं जाके करके आ रहे हैं जहां पे वो है, ताकि कोई भी डॉट क्रॉस नाराज ना हो। फिर गए तीसरे पे, ये लो, कितनी बार घुमाना, जितनी बार चाहो, जितनी बार चाहो उतनी बार घुमाओ। ये बात मैंने बता दी, आप सुनते, ध्यान से सुनते नहीं हो। ये बात मैंने बताई थी, ये देखो यहाँ पे मैंने बात बताई थी, आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, तो दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक बार, दो बार, तीन बार आप घुमा तो अनंत बार सकते हो, लेकिन कुछ नया नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप चौथी बार घुमाओगे आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। ये देखो, ये तीर का निशान रहा, ये देखो ये बताया हुआ, ये देखो ये रहा तीर, ये बताया था मैंने, और गिनती करके भी बताई थी कि एक बार में ये आ जाएगा, दो बार में ये आ जाएगा, तीन बार में आ जाएगा, फिर चौथी बार में आप वापस वहां पहुंच जाओगे, फिर पांचवी, छठी, सातवीं। तो आप कितनी बार भी घुमा लो, तीन बार के अलावा आप चौथी बार में कोई नया बना ही नहीं सकते। आप घूम फिर के वही चीजें वापस आनी शुरू हो जाएगी, वही चीजें फिर रिपीट होंगी, कुछ नया नहीं बन सकता। तो घुमाने में तो चाहे आप हजारों बार घुमाओ, लेकिन नए बनेंगे नहीं ना, तो फिर घुमाने का फायदा, अगर आप फ्री टाइम है आपके पास तो आप घुमाइए, घुमाइए जितना चाहे, कुछ नया नहीं बनेगा। ट्राई कर लो, एक बार घुमा के तो देखो, एक बार घुमा के तो देखो नया बनता है या नहीं बनता, वापस आप वहीं पहुंच जाओगे। तो फिर इसका मतलब तीन बार से ज्यादा घुमाने का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल का जवाब है, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार घुमाइए, है ना, जब तक है जान, जब तक है जान घुमाते जाइए। ठीक है, आ जाओ। तो इससे मैं बॉक्स में लिख लेता हूं, क्योंकि लिखने में आसानी होगी। ए बी ये रहा, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया अदिश त्रिगुणा का अवकलन। अगर आपके पास अदिश त्रिगुण है और आप उसका अवकलन करते हो, तो कुल मिला के अवकलन वैसे ही काम करेगा जैसे हम करते हैं। ए का कर देंगे, बी और सी को बाहर छोड़ देंगे, फिर बी का कर देंगे, लेकिन जगह मत बदल देना बस, क्योंकि है ना, अदिश गुणा सदिश गुणा में क्या होता है, थोड़ा कई चीजें सेंसिटिव होती है, तो वहीं जाके उसका अवकलन कर दो जहां वो है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना। सावधानी ज्यादा सही है, तो थोड़ी सावधानी बढ़ती है।
ए के पास जाइए, ए का अवकलन कर दीजिए, बी के पास जाइए, बी का अवकलन कर दीजिए, सी के पास जाइए, सी का अवकलन कर दीजिए। जो जहां है वहीं जाके अवकलन कर दो ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो इस तरीके से हाँ बिल्कुल माइनस का निशान लगा सकते हो। अदला बदली करोगे, डॉट गुणा में करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉट गुणा में तो अदला बदली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, क्रॉस गुणा में अगर अदला बदली करते हो तो माइनस का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। ये बात हमने सदिशों में पढ़ी थी कि अगर आप डॉट गुणा को अदला बदली करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप क्रॉस गुणा को अदला बदल करते हैं तो फिर उसके लिए चार्ज है माइनस। पर गणित में एक बात हमेशा याद रखिए कि गणित में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो पुराने वाले नियम गलत हो गए, ओ आप तो वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो 10th वाले सारे नियम गलत हो गए, 12th वाले सारे गलत हो गए, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा अपने पुराने नियमों पे विश्वास करिए, पुराने नियम धराशायी नहीं होते। आपकी पुराना नियम, आपकी समकोण प्रमेय, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, हम चाहे सदिश पढ़े और चाहे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़े और चाहे हम कुछ भी पढ़े, आपकी पाइथागोरस प्रमेय हमेशा सुरक्षित थी और हमेशा सुरक्षित रहेगी और उसका बाल बांका नहीं होगा। तो इसका मतलब कभी भी गणित में आप आगे पढ़ रहे हैं तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि पुराना जो पढ़ा है उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसा चलता रहेगा, प्लस उसमें कुछ नया ऐड होता है। गणित हमेशा नया ऐड करती है, पुराने वाले को खत्म नहीं करती। ऐसा नहीं कहती कि अच्छा तुमने 2+3 पढ़ा है वो गलत है, नहीं, 2+3 5 होता है तो अभी भी होगा। हमने एक और नया ऐड कर दिया वेक्टर्स कि भैया वेक्टर में ऐसा होगा, तो वही चीज है। अभी क्रॉस गुणा, ये हम ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए पढ़ के आए थे ना, तो ये वही है। ऐसा नहीं कि यहाँ चला गया, अब यहाँ पे कुछ नया आ गया, यहाँ पे अब आउटलाइन कर रहे हो तो वो नियम खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही काम करेगा। ठीक है, आ जाओ अब इस सवाल को करते हैं। अभी यहाँ पे भी देखोगे आप आउटलाइन करने के बाद भी बॉक्स ही बन रहे हैं, आउटलाइन करने के बाद भी आपके बॉक्स ही बन रहे हैं, यानी आपके मोटा मोटी आउटलाइन करने के बाद भी अदिश त्रिगुणा अभी भी अदिश त्रिगुणा ही बना पड़ा है, और अभी भी बना पड़ा है तो अभी भी आप इसको सारणिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सारणिक को सॉल्व करते हैं वैसे इनको, क्योंकि अदिश त्रिगुणा ही बन रहा है, दोबारा बॉक्स बन रहा है, दोबारा अदिश त्रिगुणा बन रहा है, यानी अभी भी वही सारी बातें काम करेगी। अब ये क्वेश्चन है कि अदिश त्रिगुणन के लिए अवकलन के लिए असत्य क्या है। अगर आपको अदिश त्रिगुणा दिया गया हो और उसका अवकलन करना हो तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है। सारणिक अवकलन की पालना करेगा, जो सारणिकों में जैसे अवकलन होता है क्या उस नियम की पालना करेगा, चक्रीय गुणधर्म की पालना करेगा, समतलीय होने पर अवकलन शून्य हो जाएगा। तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि आपने अवकलन करने के बाद सारणिकें अभी भी सारणिकों में आ रही है ना। आपका अदिश त्रिगुणन होता तो सारणिक ही है, आपका अदिश त्रिगुणन होता तो सारणिक ही है। जब भी आप अवकलन करते हैं तो आप अदिश त्रिगुणन की अवकलन करते हैं तो वो होता तो एक तरह का सारणिक ही है। तो जो सारणिक वाले नियम है वो कैसे टूट जाएंगे। अगर आप किसी अदिश त्रिगुणन का अवकलन करते हैं तो एक्चुअल में आप एक सारणिक का अवकलन कर रहे हैं, सही बात है। एक अदिश त्रिगुणन का अवकलन करना मतलब एक सारणिक का अवकलन करना, क्योंकि अदिश त्रिगुणन एक सारणिक के बराबर होता है, अदिश त्रिगुणन एक सारणिक के बराबर होता है। तो अदिश त्रिगुणन का अवकलन करना मतलब एक सारणिक का अवकलन करने जैसा है। तो बिल्कुल सही कहा, एकदम सत्य है। दूसरा, चक्रीय गुणधर्म की पालना करेगा, बिल्कुल करेगा, चक्कर में घुमा सकते हो आप, चक्कर में घुमा सकते हो, एकदम सच है। अगला, समतलीय होने पे अवकलन शून्य होगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर समतलीय हुए तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा और जीरो का अवकलन फिर जीरो ही आएगा। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी ही जीरो हो गए, अगर तीन सदिश समतलीय हो गए तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो आ जाएगा और जीरो का अवकलन जीरो ही आएगा। तो समतलीय होने पर अवकलन शून्य आएगा, बिल्कुल आएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सब सच है, असत्य कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जबरदस्त सवाल लेते हैं, ये रहा, बूम, डी ओवर डी टी आर डी आर ओवर डी टी डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर।
इसे करिए। हाँ बिल्कुल, जो सही आंसर देगा उसके लिए फूल है। अब ये दिमाग लगाओ। धमाका क्वेश्चन। अच्छा, इसको कर रहे हैं, इसके साथ एक छोटा सा एक बात और ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि भाई ये सारणिक के नियमों की पालना करेंगे, तो सारणिकों में एक नियम ये होता है जिसका फायदा हम बहुत बार उठाते हैं कि सारणिक की अगर कोई दो पंक्तियां सेम हो गई, सारणिक के गुणधर्म की बात होती है, तो सारणिक के में एक गुणधर्म होता है जो हमारे बहुत काम आता है। वो है कि अगर सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां सेम हो गई, सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां सेम हो गई, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। सारणिक की दो पंक्तियां सेम होने पर, एक जैसी होने पर, चाहे वो दो पंक्तियां हो चाहे स्तंभ हो, सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर सेम हो गए, एक जैसे हैं, समान है, बराबर है, तो इसका फायदा हमें यहां पे भी मिलेगा। इसका भरपूर इस्तेमाल करना जब कभी भी, क्योंकि सारणिक के नियमों की पालना करता है, और सारणिक का नियम कहता है कि अगर कोई भी दो पंक्तियां सेम हो गई, कोई भी दो पंक्तियां, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2 एक जैसी है, या 2 और 3 एक जैसी है, या 3 और 1 एक जैसी है, या तीनों एक जैसी है, कोई दो एक जैसी हो गई या तीनों एक जैसी हो गई, तो सारणिक का मान 0। इसका मतलब अगर आप इनके तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर, क्योंकि यही तो पंक्तियां बनाएंगे ना, यही लोग तो पंक्तियां बनाएंगे, अगर इन दो में से कोई भी दो बराबर हो गए, कोई भी दो सेम हो गए, तो सारणिक स्वाहा, सारणिक स्वाहा। ठीक है, तो एक बात यहां पे, एक इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज, कि हमारा जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है वो सारणिक के बराबर होता है, जिसमें पहली पंक्ति ए वेक्टर से बनती है, दूसरी पंक्ति बी वेक्टर से बनती है, तीसरी पंक्ति सी वेक्टर से बनती है। अब अगर यहां पर कोई भी दो पंक्तियां, अब यदि का क्लोज डाल दो, इफ, यदि कोई भी दो पंक्तियां बी वेक्टर सी वेक्टर, पंक्ति नंबर 2 और 3 बराबर है, या पंक्ति नंबर 1 और 3 बराबर है, या फिर पंक्ति नंबर बी और सी बराबर होगी, ए और बी बराबर है, या फिर तीनों बराबर है, क्योंकि तीन बराबर होंगे तो दो तो बराबर हो ही जाएंगे, तीनों बराबर है, तो सारणिक का मान 0। इसका मतलब बॉक्स के अंदर के दो वेक्टर अगर बराबर हो गए, बॉक्स के अंदर के दो वेक्टर अगर बराबर हो गए, तो ये 0 जाएगा। ठीक है, कोई भी दो पंक्तियां अगर बराबर हो गई, कोई भी दो पंक्तियां अगर बराबर हो गई, क्योंकि सारणी का नियम कहता है कि दो पंक्तियां बराबर होते ही सारणी का मान 0 जाता है, तो 0 जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर बराबर हो गए बॉक्स के, आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है ट्रिपल वाला, उसमें कोई भी दो सदिश सेम हो गए, तो मान 0। इसका फायदा इस क्वेश्चन में उठाइएगा। ऑप्शन बता दो बस, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे बॉक्स को खोल के लिखें, तो ये कहना चाहता है आर डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस
डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। अब एक एक करके बारी बारी से सबका अवकलन, बारी बारी से, कोई छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए। पहले आर को लिया, पहले वाले को अवकलन किया, बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ दिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया। देखो ध्यान देना, सिर्फ पहले वाले का ही अवकलन किया है। यही होता है एक बार में एक का अवकलन। बड़ी शांति से रखो और एक बार में एक का अवकलन करो। अब दूसरे वाले का, ये दूसरे वाले का हो गया। अब तीसरे वाले का, प्लस फर्स्ट और सेकंड को मत छेड़ना। ये डी क्यूब आर बटा डी टी क्यूब हो गया। यहाँ पे हमने कुछ चीजें यूज की है। जो यूज किया है वो बता देता हूं कि अगर आप आर का अवकलन करते हैं, अगर आप आर वेक्टर का अवकलन करते हैं तो ये आता है डी आर ओवर डी टी। और डी आर ओवर डी टी का दोबारा अवकलन करते हैं तो अवकलन का नंबर बढ़ जाएगा, तो वो आ जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। और अगर इसका एक बार और अवकलन करते हो, जितनी बार भी करते जाओगे इसका एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। जितना है उतना तो है ही, एक और आगे बढ़ जाएगा, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। लगातार नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे वो ये है कि ये तीनों का बारी बारी से किया। देख लो, कोई नाराज ना हो कि हमने किसी को नहीं किया। पहले वाले का ये रहा, अगली बार हमने इसका किया और अगली बार हमने इसका किया, तो तीनों की बारी आई है बैक टू बैक, बाकी दो को छोड़ा है। अब आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो वेक्टर सेम हो गए। देखो ये भी बॉक्स है, ये बॉक्स है, क्योंकि एक डॉट है दो क्रॉस है तो बॉक्स बन गया। और बॉक्स में दो वेक्टर सेम होते ही जीरो आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो दो वेक्टर सेम हो गए, ये भी बॉक्स है, दो वेक्टर सेम है, ये भी जीरो स्वाहा। यहाँ कोई सेम नहीं है तो ये बच गया। तो पहले वाले दो तो जीरो हो गए, बस ये बचा हमारा आर डी आर ओवर डी टी, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। तो इनमें से कोई नहीं है, ये वो तरीका है। क्रॉस का कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली बात है, आगे वाला डॉट में है, बाकी दो क्रॉस में। बाकी सेकंड और थर्ड में क्रॉस आएगा, पहले वाले में डॉट आएगा। फिर उसके बाद में आप घुमाना चाहो तो अपने हिसाब से घुमा दो। ऐसा नहीं कि क्रॉस कैसे, क्रॉस इनके बीच में रहेगा, क्रॉस यहाँ रहेगा, डॉट यहाँ रहेगा। फिर आप इसको वापस से खोल के घुमा के वापस बॉक्स बना लो, घुमा के वापस बॉक्स बना लो। बॉक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बाकी जो सेकंड और थर्ड है उनके बीच में क्रॉस है, फर्स्ट वाले के बीच में डॉट है। और बोलो मुझे तो घुमाना है, तो पहले एक आप अदिश त्रिगुणा में लिख लो, घुमा फिरा के जितना आपको लाना है घुमा फिरा लो, वापस बॉक्स बना दो, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ जाओ। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तीन वेक्टरों का, जैसे भी बताया था कि एक होता है अदिश त्रिगुणा जो हमने पढ़ चुके। अब हम पढ़ रहे हैं सदिश त्रिगुणा। सदिश त्रिगुणा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीनों क्रॉस है ना, तीनों क्रॉस। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये टफ है। इसका जो तरीका है वो मेन तरीका है कि पहले बी और सी की क्रॉस गुणा करो, नंबर एक, जो सो आए उसको लेके फिर ए के साथ क्रॉस करो।
यानी 2 बार आपको क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी, और क्रॉस गुणा करना मुश्किल काम है तो ये मुश्किल रहेगा, तो आपको ये 2 बार करना होगा, आपको ये 2 बार अवकलन करना होगा, तो 2 बार क्रॉस गुणा करना होगा। एक बार फर्स्ट टाइम किया, फिर उसके बाद में दोबारा किया। तो पहले बी और सी की क्रॉस गुणा कर लो, जो प्राप्त हो फिर उसको ए के साथ क्रॉस गुणा कर लो। नहीं, वहां पे हमने कोई अवकलन नहीं किया, हमने सिर्फ अवकलन का नंबर लिखा है, क्योंकि ये चीजें अवकलन में तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ हमने नंबरिंग बदली है ना। अब इसका अवकलन नहीं होता, जैसे आर है, कोई आर का अवकलन क्या होगा, कुछ नहीं, डी आर ओवर डी टी होगा। फिर इसका क्या अवकलन होगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा। तो ये कोई फलन तो है नहीं कि साइन टी है कॉस टी हो गया, टेन टी है सेक्स स्क्वायर टी हो गया, तो ये तो आर है। तो आर में क्या होगा, अवकलन का सिर्फ प्रतीक चिन्ह लगेगा कि आर है डी आर ओवर डी टी, मतलब एक बार हो गया। फिर दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, फिर दोबारा करेंगे तो डी क्यूब आर, बस ये नंबर बदलता जाएगा। तो सिर्फ नंबर ही बदला और कुछ नहीं किया। तो यहाँ कुछ समझने लायक कुछ था नहीं ज्यादा, खाली ये देखो नंबर बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया, नंबर बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। जब अगर अवकलन कर रहे हैं तो नंबर बढ़ाया, जैसे आर का अवकलन किया डी आर ओवर डी टी लिखा, ये एक बार तो पहले से ही था, इसका करा है तो एक नंबर और बढ़ा दिया, इसका किया 2 बार था 3 बार कर दिया। तो जब भी अवकलन कर रहे हैं तो उसका नंबर बढ़ना चाहिए, नंबर बढ़ गया मतलब अवकलन हो गया, नंबर बढ़ गया मतलब अवकलन हो गया। जिनका नंबर नहीं बढ़ा उनका अवकलन नहीं हुआ। तो इस केस में देखेंगे इसका नंबर वही है, इसका नंबर वही है, इसका नंबर बढ़ा है, मतलब इसका अवकलन हुआ है। फिर दूसरे केस में देखेंगे फर्स्ट वाले का थर्ड वाला वैसा ही पड़ा है, सेकंड वाले का नंबर बढ़ा है, मतलब सेकंड वाले का अवकलन हुआ है। तीसरे में देखेंगे फर्स्ट का सेकंड का वही नंबर पड़ा है, थर्ड का नंबर बढ़ गया, मतलब तीसरे का अवकलन हुआ है। और बस यही तो चाहते थे कि पहले का अवकलन हो, अगली बार दूसरे का हो, अगली बार तीसरे का हो, तो तीनों का हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, जो मैंने कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें आपको बी और सी की पहले क्रॉस गुणा करनी है। हाँ, बी और सी की क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा करके बाद में जो भी आए उसको फिर ए के साथ क्रॉस गुणा करनी है। तो काफी लंबा हो जाता है ये काम, क्योंकि पहले क्रॉस करते हो, फिर जो आता है उसको दोबारा क्रॉस करते हो, तो 2 बार आपको क्रॉस गुणा करनी पड़ती है। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन करना पड़ता है। इसमें यही करना पड़ेगा कि आप ये करो फिर आप इसको ये करो। ठीक है, क्लियर है। 2 बार आपको ये करना होगा, पहले बी और सी की क्रॉस गुणा करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक वेक्टर ले आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर बी ले और सी ले, और हमें ये सॉल्व करना हो, तो पहले बी और सी की क्रॉस गुणा करनी होगी, उनसे जो आएगा फिर उसको हमें ए के साथ क्रॉस गुणा करना होगा। तो पहले बी और सी की क्रॉस गुणा, आई जे और के, बी वेक्टर आपका 1 2 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 1 1 माइनस 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 ये हो गया माइनस का 3 आई कैप, जे माइनस 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, प्लस के 1 माइनस 2 माइनस के कैप। ये आपका बी क्रॉस सी आ गया। अब बी क्रॉस सी आने के बाद में इसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोबारा क्रॉस गुणा करने पर आई जे के, अब ए वेक्टर को लिखिए, ए वेक्टर ये रहा 1 1 1 1 1 1, फिर ये -3 2 -1 -3 2 -1, और इन्हें सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा -1 -2 जो कि -3 आई कैप आ गया।
फिर जे के साथ तो -1 + 3 -1 + 3, 3 में से 1 गया 2 -2 जे कैप। उसके बाद में के तो 2 3 5 5 के कैप। इस तरीके से 2 बार में जाकर ये सॉल्व होगा। पहले आप बी और सी की क्रॉस करेंगे और उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। बी क्रॉस सी पहले निकालो, पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व करो, फिर वो जो आए फिर उसको ए के साथ क्रॉस करो। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। इसका ये कोई छोटा तरीका इसका है नहीं, यही एकमात्र तरीका है जो आपको अप्लाई करना होगा, 2 बार क्रॉस करना होगा। इसमें सारणिक वाला वो तरीका नहीं लगेगा, तीनों को एक ही बार में लिख लो। तीनों को एक बार में लिखोगे, एक ही सारणिक में तीनों को लिखोगे, तब तो आपको मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको सदिश वाला चाहिए तो आपको 2 बार क्रॉस गुणा करनी ही पड़ेगी। 2 बार, पहली बार आया उसको लेके फिर दोबारा करो, ठीक है ना। तो यही एक तरीका है करने का इसको, कि आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सर्व समीका जरूर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं 132 - 123 का रूल। ठीक है, ये कहता है कि आप उसी चीज को ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो है 132 - 123। मतलब 1 3 2, इनका नंबर रख लो 1 2 3, इन्हें नंबरिंग दे दो 1 2 3। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। तो 1 2 3 इनको नंबर दे दो, 1 2 3 ये इनको नंबर दे दो। तो ये बन जाएगा आपका 132। यानी 1 और 3 को, जो फर्स्ट और थर्ड है उसको ले लो और इनकी डॉट गुणा कर दो, ए डॉट सी और फिर दूसरा वेक्टर बी बाहर। 132 मतलब 1 और 3 की डॉट गुणा होगी और 2 वाला वेक्टर जो है वो बाहर रहेगा। फिर अगली बार -1 2 3, 1 2 3 यानी 1 और 2 की डॉट गुणा होगी और तीसरा वेक्टर बाहर रहेगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। 132 - 123 इस तरीके से भी ये काम करता है, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इससे भी कर लो चाहे उससे कर लो, बात वो टाइम उतना ही लगता है, मोटा मोटा ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ, कोई विशेष सवालों में कई बार वो ठीक रहता है, कई बार ये ठीक रहता है। तो बात अलग जगह जगह का फर्क है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला इफेक्टिव होता है। तो कई जगह ये काम आता है, कई जगह भैया वो काम आता है। तो ये इसी का रूल है कि आप ऐसे भी इस चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 132 - 123 रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए सदिश त्रिगुणा को सॉल्व करने के, सदिश त्रिगुणा कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा अब इनका आउकलन करना हो तो, इनका आउकलन करना हो तो इनका आउकलन करना हो तो इनका आउकलन ऐसे होगा। एक बार में एक सदिश का आउकलन, बाकी 2 को छोड़ दो। एक बार में एक सदिश का आउकलन, ए का कर लिया, बी और सी को छोड़ दिया। एक बार में एक का आउकलन, एक बार में एक का आउकलन। देखो ए का कर रहे हैं, बी और बी क्रॉस सी वैसा का वैसा पड़ा है, फिर ए को सी बी को कर दिया, फिर अगली बार आपने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सारणिक तो सिर्फ आसान तरीका है, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस गुणा सारणिक से ही करो, आप ब्रैकेट्स को खोल के भी कर सकते हो। लेकिन ब्रैकेट्स को खोल के करना आसान नहीं होता, थोड़ा लंबा पता है, इसलिए सारणिक की मदद लेते हैं कि भाई सारणिक तुम जल्दी से करवा दो, तो सारणिक जल्दी से करवा देती है। सारणिक आसान तरीका है। तो ये रहा आपका ए लिया क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए डी बी और डी टी। अब आप देखेंगे एक बार में एक का किए, एक बार में हमने एक को किए,
पहले ए को किया, उस समय देखो बी और सी वैसे के वैसे रखे गए, फिर बी जहां था वहां जाके अवकलन कर दिया, फिर सी जहां था वहां जाके अवकलन कर दिया। तो एक गुणा का सा नियम हो गया है ना। गुणा में जैसे आप करते हैं, गुणा में आप क्या करते हैं, यू करते हैं, अगर यू वी डब्ल्यू है तो यू को छोड़ दिया, वी का कर दिया और डब्ल्यू को छोड़ दिया, फिर दूसरे का कर दिया, बाकी दो को छोड़ दिया, फिर तीसरे का कर दिया, बाकी दो को छोड़ दिया। इस तरीके से एक बार में एक का किया, दो को छोड़ दिया, एंड सो ऑन ये चलता है। तो ये हमारा सदिश त्रिगुणा होता है। ठीक है ना, इनमें चक्रीय गुण नहीं होता है, बॉक्स ही नहीं होते ये, इनमें आप घुमा नहीं सकते, इनमें आप घुमा नहीं सकते, इवन घुमा नहीं सकते छोड़ो, आप ब्रैकेट भी चेंज नहीं कर सकते। इनमें तो आप ब्रैकेट भी चेंज नहीं कर सकते, बड़े सेंसिटिव होते हैं ये, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी बात से भी बुरा मान जाते हैं। यहाँ पे तो आप लोग एक ब्रैकेट जो है ना, वो भी घुमाना तो दूर की बात, आप एक ब्रैकेट भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये ए आगे लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, और आप ये चाहो कि मैं ब्रैकेट हटा के ए के साथ लगा दूं और पहले ए और बी को पहले सॉल्व कर लूं, ए और बी की क्रॉस गुणा पहले कर लूं, सी की क्रॉस गुणा बाद में कर लूं, अगर आपने इतना भी चाहा तो भी उत्तर बदल जाएगा। यानी ये इतने सेंसिटिव है, जो ब्रैकेट को लेकर भी इतने सेंसिटिव है, एक ब्रैकेट को भी आगे पीछे नहीं करने देते। तो ये लोग क्या उम्मीद करते हैं कि घुमाने देंगे, क्या उम्मीद करते हो उनसे कि ये घुमाने देंगे आपको कि चलो घुमा लो, हमें घुमा लो? तो बिल्कुल नहीं, इनमें कोई चक्रीय गुण नहीं होता। ये तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हैं वैसे के वैसे ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया जा सकता, हल्का फुल्का भी छेड़ा भी नहीं जा सकता इनको। जैसे पड़े हैं एज इट इज वैसा का वैसा ही इनको सॉल्व करो। ठीक है, ये नहीं घूमेगा नहीं, हिलेगा भी नहीं है, घूमना छोड़िए हिलेगा भी नहीं, आप इनको हिला भी नहीं सकते। ए आगे है, बी बीच में है, सी है, ब्रैकेट जहां लगा पड़ा है वहां ये थोड़ा सा हिलने को भी तैयार नहीं है, जो जहां है वहीं रहेगा, इवन ब्रैकेट जहां है वो भी वहीं रहेगा, उसको भी नहीं छेड़ सकते। तो ये रिजिड है, बहुत रिजिड है, इनमें परिणाम बदल जाता है अगर आपने कोई भी छेड़खानी इनके साथ की। तो ये जैसे के जैसे है वैसे के वैसे ही इनको काम में लेना पड़ेगा, जैसे है वैसे ही काम में। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। देखो उन चीजों में मैं दिलीप जाना नहीं चाहता, चीजें बहुत है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप अपने जो सिलेबस है उससे बाहर चले जाते हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए कि डॉट गुणा ऐसे क्यों होती है, क्रॉस गुणा ऐसे क्यों होती है ना, ये समझिए हमेशा चीजें बहुत है बताने के लिए। गणित है तो बड़ा इतिहास है हमारे पास, 2300 सालों 2500 सालों का इतिहास है, तो बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन क्या ये समय वो है जब आप इतनी सारी बातें बताएंगे? और अगर आप इतनी सारी बातें बताएंगे तो एक एक टॉपिक आपका एक एक महीने दो दो महीने में खिंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समेटना पड़ता है कि नहीं, ये परीक्षा की दृष्टि से काम का है तो चलो इसी के ऊपर बात करेंगे, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में जरूर इंटरेस्टिंग चीजें लाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, कि खाली अगर हम सीधा सीधा चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो बीच में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर डालते रहते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में जाना संभव नहीं है ना, ज्यादा गहराई में जाना, क्योंकि अगर ए डॉट बी क्रॉस ये ऐसे क्यों हुआ, ये कैसे बना, ये क्यूरियोसिटी है, ये आपकी जिज्ञासा है, जो है भी सही सही है। लेकिन उन जिज्ञासाओं को यहाँ पे अगर हम शामिल कर लें तो उसको समझाने समझाने में आधा घंटा लग जाएगा, जो पेपर की दृष्टि से डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।